नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन चैनल पर आज हम एक बहुत ही बर्निंग इशू जो कि चल तो बहुत समय से रहा है, बट 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया, सेक्शन 377 यानी अननेचुरल सेक्स, पहले उसको क्रिमिनलाइज किया था, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया और उसके बाद उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। और रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई है कि सेम सेक्स मैरिजेस जो है उसको लीगलाइज नहीं किया जाएगा, वो पार्लियामेंट देखेगी। उसके बाद ये इशू बहुत एक बर्निंग टॉपिक बन रहा है। आज उस पर विचार करेंगे। उस पर विचार करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं होशियारपुर शहर के, होशियारपुर रीजन के बहुत ही फेमस यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनूप कुमार जी और बहुत ही फेमस सोशल वर्कर और शिक्षक प्रोफेसर मनोज कपूर जी। नमस्कार, वेलकम सर एंड गुड मॉर्निंग जी। सबसे पहले मनोज सर, किसी भी धर्म में शादी की क्या रेलेवेंस है? होमोसेक्सुअलिटी किसी भी धर्म में डिफाइन की गई है? इसको जो समलैंगिक सेक्स है उसको बताया गया है किसी भी धर्म में या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सनातन धर्म की बात करूं। सनातन में जितना मेरे को ज्ञान है 8 तरह के विवाह बताए गए हैं। पहला है ब्रह्म विवाह, जो सारे परिवार की सहमति, लड़का लड़की और पूरे परिवार की सहमति से जो शादी हो उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। दूसरा है दैव विवाह, वो सेवा कार्य या उद्देश्य पूर्ति के बाद जो विवाह किया जाता है वो दैव विवाह है। फिर आर्ष विवाह, गोदान इत्यादि लड़की के पेरेंट्स को देके जो शादी की जाती है उसको कहा जाता है आर्ष विवाह। चौथा है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में कन्या से नहीं पूछा जाता है, ये यहाँ काफी चलता है, लड़कियों को क्या पूछना, जो कन्या की को पूछे बिना शादी की जाए उसको प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। पांचवा है असुर विवाह, जिसमें लड़की को खरीद कर शादी की जाती है। 8 तरह के जिक्र है। 6वां गंधर्व विवाह, जिसमें लड़की और लड़के की रजामंदी हो और कोई भी शामिल ना हो बेशक, तो वो गंधर्व विवाह कहलाता है। 7वां राक्षस विवाह, जिसमें लड़की का अपहरण लड़की के मर्जी के बिना अपहरण करके शादी की जाए। और 8वां लास्ट है पिशाच विवाह, जिसमें लड़की को मदहोश करके या निद्रा की स्थिति में या मानसिक दुर्बलता की स्थिति का लाभ लेके शादी की जाए, उसको पिशाच विवाह कहा जाता है। हमारे ग्रंथों में अच्छे या बुरे 8 तरह की शादियां हैं। ये 9वीं तरह की आप बता रहे हैं, हमारे ग्रंथों में कहीं भी नहीं है। और भी किसी भी धर्म में जो भी मैंने इंस्टीट्यूशनल मैरिज पढ़ी है उसमें शादी लड़के और लड़की की ही लिखी गई है। बाकी मेरी जानकारी के मुताबिक किसी भी धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, बड़े ही आपने डिटेल में जो हमें कितने तरह के विवाह है, कैसा वो कितने तरह के हमारे शास्त्रों में विवाहों का वर्णन किया गया है, आपने बहुत डिटेल में बताया। अब मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि जो धर्म, किसी भी धर्म में सर्वोच्च पदों पर जो हमारे ज्ञानी लोग बैठे हैं, उनका क्या विचार है इस समलैंगिक सेक्स को लेकर, समलैंगिक विवाह को लेकर? परमवीर जी, अभी आपने पिछले दिनों देखा कि अकाल तख्त के जथेदार साहब ने एक पंजाब के फाजिलका के या उस तरफ के गुरुद्वारे का एक ग्रंथी और उनके 5 सहयोगियों को सज़ा सुनाई है, जिसमें कि उन्होंने एक लड़के की शादी लड़के से करवाई। तो ये अकाल तख्त जथेदार साहब का बहुत ही एक अच्छा निर्णय था, जो कि उन्होंने इस शादी को और शादी करवाने वाले को भी सजा दी है। किसी भी धर्म में, या हमारे धर्म को सदगुरु जी भी यही कहते हैं, सदगुरु जी ने ये कहा है कि द गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन the bedrooms of people, but to legalize such a union is certainly not required. तो मैं हाँ मैं इसके साथ ही कहना चाहूँगा कि अगर मैं भगवद गीता का उल्लेख करूँ तो अध्याय 3 श्लोक 39 में
भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे कुंती पुत्र, ये जो काम की अग्नि है ये ज्ञानियों का वैरी है, और भोग से कभी ना तृप्त होने वाली अग्नि में ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट हो जाता है। और कृष्ण जी ने अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा है कि जो लोग शास्त्रों के अवहेलना करते हैं उनको सुख, सिद्धि और मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसलिए प्राणियों को चाहिए, हर मनुष्य को चाहिए कि वो विधान के अनुसार कार्य करे ताकि उसका उत्थान हो सके। और हमारे पुराने जो आशीर्वाद देते थे शादी के बाद, वो था दूधो नहाओ पूतो फलो। तो अब इस समलैंगिक शादी में कैसे दूधो नहाओ होगा, कैसे पूतो फलो होगा, ये तो मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। जी हाँ, मतलब कि चाहे कोई भी धर्म है, कोई भी शास्त्र है, कोई भी ग्रंथ है, किसी में भी हमें समलैंगिक विवाह का वर्णन नहीं मिलता। चलिए डॉक्टर साहब, मैं चर्चा को आगे ले जाता हूँ, आपसे एक अगला प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो प्रकृति ने दुनिया बनाई है उसका क्या मतलब है? क्या प्रकृति में हमें और किसी स्पीशीज में ऐसा देखने को मिलता है या नहीं? देखिए, प्रकृति ने जो आपका वंश है, जो आपका जो जीन्स हैं, वो सबको आपको अपनी जो स्पीसीज है उसको आपको आगे बढ़ाने का एक व्यवस्था की है, जिसमें कि नर और मादा के मिलन से या शादी से बच्चे पैदा हों, और ताकि वो जो स्पीसीज है वो आगे बढ़ सके। कोई भी ऐसी एनिमल स्पीसीज नहीं है जिसमें कि समलैंगिक विवाह या मेल जोल की कोई चल रही हो, जो मतलब प्रोसेस चल रहा हो, सिवाय ये जो ह्यूमंस में है ये डिमांड अभी आई है। खैर पहले भी होगी इतिहास में, पर ये अभी इस डिमांड ने जोर पकड़ा है, और ये प्रकृति के बिल्कुल खिलाफ है। जो प्रकृति का मंतव्य था, हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। जी हाँ, अभी डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि प्रकृति में हमें कोई भी एग्जाम्पल, किसी भी स्पीशीज में कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलती नेचर में कि जिन्हों में समलैंगिक विवाह, हम विवाह तो नहीं बोलेंगे, मतलब सेम सेक्स जो है, मेल जोल हो, हाँ सेम, मतलब कि सेम सेक्स जो है वो आपस में संभोग कर रहे हों। तो मनोज सर, आपसे अगला प्रश्न है कि LGBTQIA+ कम्युनिटी जो है, उनकी बेसिक, हमें हमारे दर्शकों को समझाइए कि उनकी बेसिक डिमांड क्या है, चाहते क्या है वो। इतना जो हमें रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट भी आई, बहुत टाइम से इशू जो इंडिया में चल रहा है, बेसिक डिमांड क्या है उनकी? देखिए, बेसिक डिमांड तो यह है कि वो चाहते हैं जैसे आम शादी को लीगलाइज किया जाता है, वैसे हमारी शादी को भी लीगलाइज किया जाए। हम में से एक को हस्बैंड माना जाए, दूसरे को वाइफ माना जाए, यानी हस्बैंड वाइफ टर्म खत्म कर दी जाए, स्पाउस यूज किया जाए कि एक उसमें मेल का काम करेगा, एक फीमेल का काम करेगा, और इसको लेजिटिमेट कर दिया जाए ताकि सारा राइट्स मिल जाए, इंक्लूडिंग बच्चे को गोद लेने का भी। ओके। मेल चाहे वो सेम सेक्स के हो, अपने आप में ही नेचर के गेंस्ट जाकर मेल और फीमेल बिल्कुल मन घड़त बिल्कुल बन जाए, बिल्कुल मन घड़त। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट की जो रिसेंट वर्डिक्ट आई है, जिसके कारण ये टॉपिक एक और फिर से दोबारा बर्निंग इशू बन गया है, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सोची समझी जजमेंट दी है, और बहुत अच्छी जजमेंट दी है, जो
आज के टाइम में और आज की समाज में जो स्थिति है उसके मुताबिक वो पूरी फिट इन होती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि पर्सनल लिबर्टी और सोशल लिबर्टी दो सेपरेट चीज़ें हैं। पर्सनल लिबर्टी में आप अपने घर में अपने बेडरूम में जो भी कर रहे हो वो आपका अपने शरीर पे पूरा हक है, आप जो मर्जी करो, उसमें गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती और कोई कानून उसको क्रिमिनलाइज नहीं कर सकता। ये 2018 में 370 के एबॉलिशन के बाद शुरू हुआ और रिसेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि एक इंडिविजुअल को आर्टिकल 21 के अंडर पूरी लिबर्टी है कि वो अपने शरीर के साथ जो मर्जी करे, पर साथ ही उन्हें ये भी क्लियर कर दिया कि जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो अभी जो समाज में चल रहा है, अगर इनको बदलना है, इनको मैरिज का अख्तियार देना है, मैरिज का अख्तियार का मतलब है कि इनहेरिटेंस का अख्तियार, बच्चे पैदा करने का अख्तियार, अडॉप्शन का अधिकार वो देना है, वो उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर नहीं करेगी और उन्होंने ये अधिकार इनको डिनाई कर दिया है आज की डेट में। और उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट जो कि सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है, जो कि मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है, वो डिसाइड करे कि हमने इसमें कुछ चेंज करनी है कि नहीं करनी। मतलब अब द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ पार्लियामेंट, पीपल्स कोर्ट। पीपल्स कोर्ट। चलिए, मतलब हमारा जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव है वो डिसाइड करेंगे, पर एट द मोमेंट सुप्रीम कोर्ट ने सारे जो मैरिटल राइट्स हैं वो उनको डिनाई कर दी है। अब चर्चा को आगे लेकर जाते हुए डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा बताइए कि अभी सरकार यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत चर्चा चल रही थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में भी बोला गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया जाए टाइम आने पर। तो सरकार लगता भी है कि इम्प्लीमेंट करेगी आने वाले वक्त में। तो वहां पर ये जो कम्युनिटी है LGBTQ, वहां पर अगर कोड इम्प्लीमेंट होती है तो कहां पर फिट होगी ये कम्युनिटी? ये एक बहुत ही जटिल सवाल है जिसका कि जवाब शायद किसी के पास भी इस वक्त नहीं होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि सब धर्मों का एक अमलगम करके उनमें जो रीति रिवाज है करके एक पूरे भारत में एक यूनिफॉर्म कोड बना देगी कि शादी का, डाइवोर्स का, इनहेरिटेंस का और बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी। वो क्या है? इस त्योहार अपने कार लेके आओ सुजुकी बाइक एंड स्कूटी दे नाल ही पाओ 5000 तक का कैशबैक, 100% तक का लोन। इस दे नाल होर भी आकर्षक ऑफर मिलो। वर्मा सुजुकी, जलंधर बाईपास, होशियारपुर। पर ये जो शादी, उसमें नर और मादा की शादी, मेल फीमेल की शादी होगी। अगर उसमें हमने ये इंट्रोड्यूस करना है कि समलैंगिक विवाह इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए तो एक स्पेशल प्रोविजन बनानी पड़ेगी और वो सब धर्मों के खिलाफ भी जाएगी। सो सरकार के लिए एक बहुत ही मुश्किल वाला काम होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में समलैंगिक विवाह को कैसे इंक्लूड किया जाए या नहीं किया जाए। और अगर यूसीसी में ये इंक्लूड नहीं होता तो फिर तो ये बात ही वहीं पे ख़त्म होगी कि ये सारा कुछ इलीगल होगा। और आई थिंक कोई धर्म नहीं चाहेगा कि ऐसे समलैंगिक विवाह को जो है इंक्लूड किया जाए। तो मनोज सर, हम थोड़ी सी समाज की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये चर्चा हो रही है तो समाज के लिए हो रही है। तो क्या ऐसे विवाह के समाज पर क्या समाज के लिए क्या डीमेरिट्स है? और आजकल जो हम देखने को हमें मिल रहा है बहुत ही इन लार्ज प्रोपोर्शन कि OTT चैनल्स पर ऐसे विवाह को बहुत ही कॉमन बनाया जा रहा है। कोई भी मूवी हो, वेब सीरीज हो, सोशल मीडिया में OTT चैनल्स पर बहुत ही हमें कॉमन देखने को मिल रहा है। उसका क्या असर पड़ेगा सोसाइटी पर? देखिए, जैसे कि आपको मालूम ही है कि मैं भगवद गीता को बहुत मानता हूँ। मैं उसी से शुरू करूँगा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 21वां, उसमें कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो श्रेष्ठ जन हैं, वो जो कार्य करता है आम साधारण लोग उसका पालन करते हैं, उसको अनुसरण करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ लोगों को चाहिए कि वो अच्छी उदाहरण प्रस्तुत करें। अब चाहे वो बहुत ऊंचे पदों में बैठे लोग हों, चाहे वो फिल्म स्टार हों, उनको अच्छे कार्य करने चाहिए ताकि लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट हो। अब जब हम छोटे होते थे तो आमतौर पर फिल्मों में हीरो ना सिगरेट पीता दिखाते थे,
तो आपको जगह जगह यंग बच्चे सिगरेट पीते नजर आते थे। अब सरकार ने ऐसे सीन बैन कर दिए, अब आपको सड़कों पे नजर नहीं आता। जब फिल्मों में हीरो विलन का पार्ट करना शुरू हो गया तो आम बच्चे भी, आम लोग भी विलन की तरह बिहेव करना शुरू हुए। ये सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालते हैं। सो कोई फिल्म एक्टर ऐसा करेगा, कोई बड़े पदों पे बैठे लोग ऐसे उदाहरण पेश करेंगे तो समाज में थोड़ा नुकसान तो होता है। अब हर ओटीटी चैनल में देखो, मूवीज में देखो, जब हम ओटीटी चैनल ऑन करते हैं तो कई बार परिवार में देखना मुश्किल हो जाता है कि हर दूसरे नाटक में गे या लेस्बियन दिखाए जाते हैं। नो डाउट जो राइटर होते हैं, बड़े लर्नड पीपल होते हैं, वो समाज का भविष्य देख सकते हैं। उनको नजर आ रहा है कि शायद 10 साल बाद या 15 साल बाद ये चीज कॉमन हो जाएगी। वो ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वही भगवद गीता फिर कहूंगा, अच्छे लोगों को अच्छी उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। वो फ्यूचर देख रहे हैं लेकिन वो फ्यूचर बदलने की ताकत रखते हैं। उनको चाहिए कि ऐसा लिखें, ऐसा दिखाएं कि समाज की दिशा बदल सके, ना कि समाज भटक जाए। नहीं तो ये ना हो एक जमाना आ जाए कि अखबार में आजकल हेडिंग आता है कि हिंदू बॉय, सिख बॉय, मुस्लिम बॉय, हिंदू खत्री, या ऐसे कुछ ऐड आती है। ये ना आए एक जमाने में ऐड आए हमारे लड़के के लिए केवल लड़की चाहिए। सर आपने एक बहुत ही इसको बहुत अच्छी तरह इसको प्रस्तुत किया कि जो हमारे लीडर्स हैं, जो समाज के हमारे आगू हैं, उनको भी और वो ही इस चीज़ को प्रमोट करने लग जाएंगे तो हमारे हमारा समाज कहाँ जाएगा, कहाँ भटकेगा फिर। अब सर डॉक्टर साहब, अंत में आप क्या कहना चाहते हैं कि सही है या नहीं? क्या आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं? देखिए, ऐसे है कि मैं तो ये कहूँगा कि अब LGBT कम्युनिटी की पॉपुलेशन कितनी है परसेंटेज वाइज। होशियारपुर ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਲਟੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਾਰ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਮੇਜ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ 50% ਤੱਕ ਦੀ ਲੇਬਰ ਛੂਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ वर्मा ऑटो, टांडा रोड, होशियारपुर। अगर हम देखें तो ये 1% से भी कम है, और कोई ऐसा सर्वे तो हुआ नहीं, कोई रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं, कोई सेंसस तो हुआ नहीं है, पर जो एस्टिमेटेड है वो कोई 1% से भी कम है। तो आप ये सोचिए कि अगर 99% लोग समलैंगिक नहीं हैं और सिर्फ 1% समलैंगिक हैं तो समाज को क्या करना चाहिए? इसका मतलब कि 99% ही सही हैं, 1% जो है वो कहीं पे साइकोलॉजिकल डेफिशिएंसी है, कोई उनकी ओरिएंटेशन है। क्या हम कोई ऐसा कोर्स चला सकते हैं, हम कोई ऐसी ट्रीटमेंट कर सकते हैं या साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन कर सकते हैं जिससे कि जो समलैंगिक लोग हैं वो दोबारा से एक नॉर्मल लोगों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दें? ये हमारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और मेरे ख्याल में इसके ऊपर हमें विचार भी करना चाहिए। अब मनोज सर, आप अपने जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके क्या हैं? देखिए, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर पुरानी एग्जाम्पल देखी जाए समलैंगिक कपल्स की, तो कहीं कहीं अलाउद्दीन खिलजी का जिक्र आता है। वो एक एग्जाम्पल जरूर हमारे अवेलेबल है, अदरवाइज हमारी हिस्ट्री में कहीं भी, मेरी जानकारी में या मैथोलॉजी में कहीं भी कोई ऐसे एग्जाम्पल अवेलेबल नहीं है। अब देखिए, किसी को भी हक नहीं किसी के कल्चर को ख़त्म करने का या डिस्टॉर्ट करने का। अब मैं आपको वर्ल्ड वॉर की एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि जब वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने डिसाइड कर लिया कि जापान के ऊपर एटम बम गिराने हैं, आपको मालूम 2 एटम बम गिराए गए थे, एक हिरोशिमा एक नागासाकी, लेकिन एक शहर और चुना गया था, कोयटो। तो डिसाइड किया गया था ये कोयटो बड़ा जबरदस्त शहर है, कल्चरली बहुत रिच है, इसके ऊपर एटम बम गिराना चाहिए। लेकिन जो अमेरिका के मिनिस्टर ऑफ वार है उसने बोला कि देखिए, हम देश जीत सकते हैं, हम इलाके तबाह कर सकते हैं, बिल्डिंग उड़ा सकते हैं, लेकिन किसी का कल्चर खत्म करने का, हेरिटेज खत्म करने का हमें कोई हक नहीं है। तो उन्होंने कोयटो पर बम गिराना ड्रॉप कर दिया, वो आइडिया ड्रॉप कर दिया कि हम किसी कंट्री के हेरिटेज और कल्चर को नहीं खत्म करना। तो ये हमारे कल्चर के अगेंस्ट है। सो दूसरी बात मैं इसके और ऐड करना चाहूँगा इसमें कि एक फीमेल फिटिसाइड हो रहा है, अब कुछ काफ़ी कम हो गया, जिससे फीमेल का नंबर बहुत कम हो रहा है। अब अगर मान लो 100 मेल्स के पीछे 800 फीमेल रह जाएंगी तो इसका मतलब शादी के लिए 200 मेल्स को लड़कियां नहीं मिलेंगी, जो ये भी इसमें आंख में घी का काम कर सकता है। तो ये भी हमें सोचना होगा, ठीक है। और तीसरा जो इसमें एक और बड़ा मेजर प्रॉब्लम आने जा रही है, जो मैं सोचता हूँ डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठे हैं, ये ज़्यादा इसके बारे में जानते हैं। अगर ऐसे कपल एक लार्जर अमाउंट में तैयार हो गए तो बच्चा तो इनको होना नहीं, गोद ले नहीं सकेंगे, ठीक है। जब लाइफ का जवानी का पार्ट है वो तो ठीक बिता लेंगे, लेकिन जैसे जैसे एज गुजरेगी कंपनी में कोई भी नहीं होगा, बिल्कुल। कई तरह की डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम आ सकती हैं। सो इसलिए समाज को
सभी को समझाना होगा कि नहीं, ये डायरेक्शन ठीक नहीं है। ऑलरेडी न्यूक्लियर फैमिली से कारण एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल बिल्कुल, ये और बढ़ेगी अगर आइसोलेटेड कपल रह गए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। सो उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। और वैसे भी ये जो यूनियंस हैं ये बहुत देर चलते नहीं हैं, ये टेम्परेरी यूनियंस हैं, 2-3-4 साल के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। सो हमने देखा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया कि ना तो ये विवाह, समलैंगिक विवाह नेचर अलाउ कर रही है, ना हमारा कल्चर अलाउ कर रहा है, ना सोसाइटी अलाउ कर रही है। ये जो इस दिशा में जो लोग जो है इसको प्रमोट कर रहे हैं, दे आर नॉट ऑन द राइट वे। इवन अगर हम इंटरनेशनली आंकड़े लें तो हम देखते हैं कि एशिया में सिर्फ ताइवान है जहां पर ऐसे समलैंगिक विवाह जो है जो लीगलाइज है, और एशिया के किसी कंट्री में भी जो सेम सेक्स मैरिजेस दे आर नॉट अलाउड। इसी बात पर हमारे एक्सपर्ट्स ने जो हमें ज्ञान दिया उससे हमारे समाज को दिशा मिलेगी। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। और हम आगे भी ऐसी चर्चाएं जो करते रहेंगे। धन्यवाद। क्या आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बैठने या चलने में दर्द होना, गठिया, कंधों की जकड़न, खिलाड़ियों को होने वाले दर्द, पुरानी डिस्क की बीमारी और गर्दन दर्द से बिना दवाई के छुटकारा पाएं एट सरदार दीदार सिंह मेमोरियल जॉइंट केयर फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। यहाँ है क्लास 4 लेजर थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑस्टियोपैथी और मसाज थेरेपी। सरदार दीदार सिंह मेमोरियल जॉइंट केयर फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, ऑपोजिट मिनी सेक्रेटरीट, चंडीगढ़ रोड, होशियारपुर। कॉल 9915719555।